वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जिस भी जॉब या पोस्ट पर अप्लाई किया है और रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में पास टेस्ट और अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे जिससे आप इजीली अपना रिटन टेस्ट पास कर सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड ऑन, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, मार्च 11, 2013, यानी 11 मार्च 2013 को ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया था। तो यहाँ पे जो इनॉग्रेटेड है इसका मतलब है इफ्तिताह, लेकिन इनॉग्रेटेड का जो लफ्जी मतलब है वो है नए ओहदे पर किसी को लगाना, यानी नए ओहदे पर किसी को फैज़ करना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद कितनी है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, 336, यानी 336 पाकिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद है। पहले ये 342 थी, लेकिन अब कम होकर 336 रह गई। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये क्यों कम हुई थी ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि पाकिस्तान का जो सूबा है KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा, पहले इसकी थी 61 नशिस्तें, अब इसकी कम होकर 55 रह गई हैं। इसलिए टोटल जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो कितनी हो गई हैं, 336। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा इसकी डिटेल बता देता हूँ कि टोटल मतलब है कि जो जनरल हैं वो हैं 266 और वोमेन की 60 हैं और नॉन मुस्लिम की कितनी है, 10 हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। टोटल कितनी बनती हैं, 336। पहले KPK की थी 61, अब उसकी 55 रह गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है थर्मल। थर्मल मतलब है कि जो जरिया है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने वाला जरिया है, ये आप लोगों ने याद रखना है, थर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ वर्ल्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि रकबे के लिहाज से दुनिया का जो दूसरा बड़ा बरआज़म है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बनता है अफ्रीका। अफ्रीका दूसरा बड़ा बरआज़म है पूरी दुनिया में। तो टोटल कितने बरआज़म है, टोटल 7 बरआज़म है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे जो नंबर 1 पे है वो है एशिया, नंबर 1 पे एशिया, और नंबर 2 पे है अफ्रीका, नंबर 3 पे है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 3 पे नॉर्थ अमेरिका, और नंबर 4 पे है साउथ अमेरिका, नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, और नंबर 5 पे है अंटार्कटिका, नंबर 5 पे अंटार्कटिका, और नंबर 6 पे है यूरोप, और नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों ने ये सारे याद रखने, कोई भी पूछा जा सकता है। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो यूरोप है, छठे नंबर पे जो यूरोप है उसमें कोई नामी गिरामी सहरा नहीं है, और दुनिया का सबसे जो बड़ा सहरा है वो है सहारा डेजर्ट, SAHRA, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सहरा यानी डेजर्ट है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज कॉल्ड, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और नंबर 2 पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीलैंडिया इज़ कंसिडर्ड इन 8th कॉन्टिनेंट, यानी जो जीलैंडिया है इसमें मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड का मुल्क आता है। तो ये इसको मतलब है कि 8वां कॉन्टिनेंट मतलब है कि कंसिडर किया जाता है। तो ये मतलब पूरी मुकम्मल तरह ये मेरे ख्याल में कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए मतलब है कि 7 ही हैं। लेकिन ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो 8वां कॉन्टिनेंट किसको कंसिडर किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जीलैंडिया को 8वां कॉन्टिनेंट भी मतलब है कि कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया को फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट कहते हैं, फ्लैटेस्ट का मतलब होता है हमवार, तो ऑस्ट्रेलिया को फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और अफ्रीका में मतलब है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री, यानी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्री हैं। एरिया वाइज तो एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन अफ्रीका में एशिया से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन इज, यानी यमन की जो ऑफिशियल करेंसी का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है यमनी रियाल, इसका राइट आंसर बनता है यमनी रियाल। तो जो यमन का कैपिटल है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यमन का कैपिटल है सना, यमन का कैपिटल सना, और यमन की जो करेंसी है यमनी रियाल। और यमन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरेबिक। और यमन कहाँ पे वाक़ है, ये एशिया में वाक़ है। तो और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल या करेंसीज़ हैं वो भी लाजमी पूछी जाती हैं। तो वो नेक्स्ट जो इससे पहले मैंने तकरीबन 8-9 वीडियोस अपलोड किए हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी और आप अच्छे नंबरों से ASF का ASI कारपोर या किसी भी सिविलियन जॉब का टेस्ट पास करना चाहते हो तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 9 या 10 वीडियोज़ का एक लिंक मिलेगा, उसमें
5 वीडियो इंग्लिश की और 1 वीडियो मैथ की, जीके वर्ड की भी 1 वीडियो है मेरे ख्याल में, और इस्लामिक स्टडी की वीडियो है, और 3 वीडियो हैं पास्ट पेपर्स मतलब है कि जो रिपीटेड हैं। इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चन मतलब एक डिस्कस करूंगा सारे मतलब है कि पास्ट टेस्टों में आ चुके हैं। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं अपने आप से डिस्कस कर रहा हूँ, सारे ये पास्ट टेस्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के पहले ये सब के टेस्टों में आ चुके हैं। तो वो 9 वीडियोस को अगर आप मुकम्मल तौर पर देख लेते हो तो इंग्लिश और मैथ और जीके और इस्लामिक स्टडी की और अच्छी तरह आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि इंग्लिश और मैथ की तैयारी जो है वो कंसेप्ट वाइज करनी बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए इंग्लिश की मैंने 5 वीडियो बनाई हैं, जिसमें टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑपोजिट वर्ड यानी सिनोनिम, एंटोनियम, इसके अलावा प्रेपोजिशन। तो ये सारी मतलब अगर देखेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इसके अलावा 3-4 वीडियो पास्ट टेस्ट पेपरों की मतलब अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देखो, और नेक्स्ट भी कुछ अपलोड करूँगा ताकि आप एएसएफ का कोई भी आपका टेस्ट आप इजीली अच्छे नंबरों से पास कर सको। तो लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंशाल्लाह आप लोग उन वीडियो से आप लोगों का टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। और मेरी कोशिश भी, फोर्थ जॉब चैनल की कोशिश भी यही है कि कुछ ना कुछ मतलब एक कैंडिडेट को फ़ायदा ही मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदीपुर पावर प्लांट इज लोकेटेड, यानी नंदीपुर जो पावर प्लांट है वो कहाँ पे वाक़ है? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, गुजरांवाला। नंदीपुर जो पावर प्लांट है ये गुजरांवाला में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सर्व्स एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म की मतलब वज़ीर आज़म ना हो, वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में कायम मकाम वज़ीर आज़म कौन होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सारे मतलब एक पास्ट अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथ को छोड़ के बाकी मतलब है कि अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैथ और इंग्लिश के चंद एमसीक्यू रिपीट होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश और मैथ की मैंने कंसेप्ट वाइज वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा इंग्लिश और मैथ का, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली टिक कर सकोगे। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जब मतलब है कि वज़ीर आज़म नहीं होता तो उसकी गैर मौजूदगी में कौन वज़ीर आज़म होता है? इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, स्पीकर नेशनल असम्बली। स्पीकर नेशनल असम्बली जब वज़ीर आज़म नहीं होता तो ये मुल्क का कायम मुकाम वज़ीर आज़म होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि अगर सदर का पूछ जाए कि सदर अगर एब्सेंस यानी गैर हाज़िर हो सदर, तो उसकी जगह पे कौन मतलब एक कायम मुकाम सदर होता है? तो इसका राइट आंसर है चेयरमैन सेनेट, यानी जो चेयरमैन सेनेट का जो चेयरमैन होता है वो कायम मुकाम मतलब एक सदर होता है जब सदर मतलब एक गैर हाज़िर हो, ये आप लोगों ने याद रखना है। जब पीएम यानी वज़ीर आज़म गैर हाज़िर हो तो स्पीकर नेशनल असम्बली, जब सदर गैर हाज़िर हो तो चेयरमैन सेनेट होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजिम मुझसे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी ICAP मतलब पाकिस्तान का एक अदारा है, तो ये कहाँ पे वाक़ है? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कराची में। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तान ICAP कहाँ पे वाक़ है? कराची में वाक़ है। तो कराची को रोशनियों का शहर भी कहते हैं, गेटवे सिटी भी कराची को कहते हैं। तो कराची पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, आबादी के लिहाज से, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एरिया वाइज नहीं, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। दूसरे नंबर पर लाहौर, तीसरे नंबर पर है फैसलाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द ऑपोजिट ऑफ सुपरसीलियस, तो इसके हमें इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि सुपरसीलियस का ऑपोजिट क्या है, यानी और इसका एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट क्या है सुपरसीलियस। तो सुपरसीलियस का मतलब होता है मगरूर, किसी को हकीर समझने वाला। सुपरसीलियस का मतलब होता है मगरूर, किसी को हकीर समझने वाला, किसी को कम तर समझने वाला। तो इसका जो ऑपोजिट है वो है मीक, नरम मिजाज, रहमदिल। मीक का मतलब होता है नरम मिजाज, रहमदिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डेमर, तो डेमर का मतलब ऑपोजिट क्या है? तो डेमर का मतलब होता है मुखालफत करने वाला, मुखालफत करने वाला। तो एम्ब्रेस इसका ऑपोजिट है। तो एम्ब्रेस का मतलब है आगोश में लेना, गले लगाना, आगोश में लेने वाला, गले लगाने वाला एम्ब्रेस का मतलब होता है। तो डेमर का मतलब मुखालफत, अब मुखालफत करने वाला, और एम्ब्रेस का मतलब आगोश में लेने वाला, गले लगाने वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इन डैश फील्ड, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो नोबेल मतलब है कि इनाम आप लोगों ने सुना होगा, नोबेल इनाम किन शोबों में दिया जाता है, यानी कितने शोबों में नोबेल प्राइज़ या नोबेल इनाम दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 6 शोबों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें 5-7 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आप लोगों को डिटेल से बता देता हूँ कि 6 तरह के कौन कौन से नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना, कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पे है नोबेल पीस प्राइज़, नंबर 1 पे है नोबेल पीस प्राइज़, ये आप लोगों ने साथ साथ याद भी करना है। नोबेल पीस प्राइज़ नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में भी दिया जाता है। नंबर 3 पे बात करें फिजिक्स में भी दिया जाता है। नंबर 4 पे बात करें तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में भी दिया जाता है। नंबर 5 पे बात करें केमिस्ट्री में भी दिया जाता है। नंबर 6 में बात करें इकोनॉमिक्स साइंस में भी दिया जाता है। तो ये इन 6 शोबों में दोबारा बता देता हूँ, पीस प्राइज़,
लिटरेचर, फिजिक्स, मेडिसन, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स साइंस में। तो ये नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नोबेल प्राइज़ जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया था ये 1901 यानी 1901 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 1901 में, यानी नोबेल प्राइज़ का आगाज़ हुआ था 1901 में। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये भी याद रखें जो नोबेल प्राइज़ किसकी याद में दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन इज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, यानी जो नोबेल प्राइज़ है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो उसके ज़रिए मतलब है कि उसकी जायदाद से ही समझ लो कि दिया जाता है। तो ये एक कौन सी कंट्रीज़ देती हैं नोबेल प्राइज़, ये स्वीडन और नॉर्वे। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, स्वीडन और नॉर्वे जो कि यूरोप की कंट्री हैं, ये मतलब है कि नोबेल प्राइज़ देती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें कॉमन चीज़ याद रखने वाली मतलब है कि खास चीज़ याद रखने वाली ये है कि 1901 में इसका आगाज़ हुआ और अल्फ्रेड नोबेल प्राइज़ की याद में दिया जाता है। स्वीडन और नॉर्वे देती हैं। तो बाकी 6 आप लोगों को बता चुका हूँ कि किन किन शोबों में दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, He began his career 20 years ago dash a doctor। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि उन्होंने मतलब 20 साल पहले अपने करियर का आगाज़ किया बतौर ए डॉक्टर। तो मतलब है कि प्रोफेशन का मतलब अक्सर मतलब है कि प्रोफेशन का जिक्र होता है तो इसमें हम एज का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी एज का ही यूज़ होगा। ही बिगन हिज कैरियर 20 years ago एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए कोई भी मतलब एक प्रोफेशन है तो इसमें अक्सर एज का ही हम यूज़ करते हैं, इसमें आएगा एज। ही बिगन हिज कैरियर 20 years ago एज ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। द टॉयलेट इज स्ट्रेट डैश द डोर देन डैश द स्टेयर्स ऑन लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है। तो द टॉयलेट इज स्ट्रेट थ्रू दैट डोर देन अप द स्टेयर्स ऑन द लेफ्ट, इसमें थ्रू एंड अप का यूज़ हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रट्टा ही लगा लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी साइड डैश रिलीफ। तो इसमें आएगा विद, शी साइड विद रिलीफ, शी साइड विद रिलीफ। तो इंग्लिश वाली वीडियो देखोगे तो आप लोगों का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि चीन की जो अजीम दीवार की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, 21,196 किलोमीटर। 21,196 किलोमीटर चीन की मतलब है कि जो दीवार है उसकी लंबाई है। और चीन की ये दीवार है ये सबसे बड़ी और बड़ी चौड़ी बड़ी लंबी दीवार है। मतलब है कि पूरी दुनिया में सबसे जो लंबी दीवार या जो चौड़ी दीवार वो यही है, चीन की दीवार। तो इसकी लंबाई कितनी है, 21,196 किलोमीटर। आप खुद ही देख रहे हो 21,196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस दीवार के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चाइना में वाक़ है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। तो इसमें 21,196 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मील में अगर माइल में देखा जाए तो 13,170 है, लेकिन ये किलोमीटर में ही अक्सर पूछी जाती है। तो ये मतलब है किसने बनवाई थी, तो ये मतलब है कि बनवाई थी जो चाइना का पहला सदर था, यानी पहला जो एम्पायर था चाइना का, कन शई हंग, क्या नाम है उसका, QIN कन SHI शाई HUANG कन शाई हंग, कोई मेरे ज़बान पे ये लफ्ज़ नहीं आ रहा। तो इसने मतलब है कि ये दीवार बनवाई थी। तो ये क्यों बनाई गई थी, ये मंगोलों के हमलों को रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई थी। तो इसकी डेट आप लोग ने जो लेंथ याद रखनी है 21,196 किलोमीटर, और कन शाई हंग ने ये बनवाई थी चाइना में ये दीवार, और सबसे मतलब है कि बड़ी दीवार ये कह लो पूरी दुनिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो एशिया तरक्याती बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है। तो इसका राइट आंसर है मनीला, मनीला में ये वाक़ है। तो आप लोगों को ये इस बात का भी पता होना चाहिए कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ADB यानी एशियन ADB। तो इसकी फुल फॉर्म है मतलब शॉर्ट फॉर्म है ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ADB की फुल फॉर्म बताएं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कब बना था बैंक, ये 19 दिसंबर 1966 को 19 दिसंबर 1966 को एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 दिसंबर 1966 को। तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, दुनिया का जो पहला तरीन यानी कौन सा था। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है मिसाक मदीना। मिसाक मदीना दुनिया का पहला तरीन आइन मतलब है कि था, ये आप लोगों ने याद रखना है, मिसाक मदीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉलम्स ऑफ ह्यूमन आर। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि टोटल नंबर कितनी हड्डियाँ, बोन्स का मतलब आप लोगों को पता होगा हड्डियाँ, और स्पाइनल का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है 33 यानी 33 होती हैं रीढ़ की हड्डियों में हड्डियाँ, 33। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो लॉन्गेस्ट बोन है यानी जो लॉन्गेस्ट हड्डी है वो है फीमर की, जो बैक साइड पे होती है फीमर की। तो और शार्टेस्ट जो बोन है वो है स्टेप्स की। स्टेप्स ये मतलब है कि कान में होती है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है,
फीमर, और जो शॉर्टेस्ट वो कान में होती है STAPS स्टेप्स की, और मतलब है कि जो अडल्ट यानी जवान बंदे में हड्डियाँ होती हैं 206, ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। लेकिन न्यू बॉर्न यानी जो नया बच्चा पैदा होता है उसमें 300 बोन्स होती हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी स्टेप्स, और न्यू बॉर्न जो नया बच्चा पैदा होता है उसमें 300, अडल्ट यानी जवान की होती हैं 206। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इन इफेक्ट इन विच कंट्री, यानी जो सबसे पुराना मतलब है हुकूमत का सबसे जो कदीम मतलब एक तहरीरी आइन किस मुल्क में नाफज है अभी तक। तो इसका राइट आंसर है USA यानी अमेरिका। USA यानी अमेरिका का सबसे कदीम यानी पुराना तहरीरी आइन है। तो USA का कैपिटल है वाशिंगटन DC। तो USA की तकरीबन 50 रियासतें हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो USA की जो करेंसी है डॉलर, आप लोगों को पहले ही पता होगा। तो कनाडा की बात करें, कनाडा का कैपिटल है ओटावा, और कनाडा की जो करेंसी है कैनेडियन डॉलर। अगर बात करें यूके, तो यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। तो यूके की जो मतलब करेंसी है इसकी स्टर्लिंग पाउंड है, और यूके का जो कैपिटल है लंदन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ एक्सपीरियंस डैश ड्राइविंग ऑल टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो इसका राइट आंसर, इसमें जो प्रपोजिशन यूज़ है ऑफ का, इसमें जो प्रपोजिशन यूज़ हुआ है ऑफ का, ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑल टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पाकिस्तान कितनी बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल यानी नॉन परमानेंट मेंबर बना है। तो इसका राइट आंसर है 7 टाइम्स। तो यहाँ आप लोगों को UNO का मतलब होता है अक़वाम मुत्तहिदा। UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी क्वेश्चन में मैं बार बार बता चुका हूँ। UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें जो परमानेंट मेंबर हैं वो हैं 5। इसमें परमानेंट मेंबर हैं 5, जिसमें अमेरिका, चीन और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन इसमें परमानेंट मेंबर 5 हैं और नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10। तो पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर में शमूलियत पाकिस्तान ने इख्तियार किया है। नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10 UNO में। तो पाकिस्तान ने 60 टाइम्स मतलब एक शमूलियत इख्तियार की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली टाइम कब की थी। तो पहली टाइम 1952 से लाकर 1953 यानी 1 साल का टाइम होता है नॉन परमानेंट मेंबर का। 1952 से 1953 में पहली दफ़ा मतलब है कि नॉन परमानेंट मेंबर बना था UNO का पाकिस्तान 1952 से 53। और सातवीं टाइम बना था सातवीं टाइम मतलब बना था 2012 से 2013 को, 2012 से 2013 तक। ये आप लोगों ने याद रखना। पहली टाइम 1952 से 53, दूसरी दफ़ा, सातवीं दफ़ा, आखिरी दफ़ा 2012 से 2013। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है ये उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, एंटोनियो गुटेरेस। ये UNO के मतलब है कि सेक्रेटरी जनरल है। एंटोनियो गुटेरेस, ये मेरे ख्याल है 2026 तक ये रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टॉट यू उर्दू। तो ये एक्टिव वाइज है, इसको पैसिव वाइज में तब्दील करना है। तो आप लोगों ने लाजमी वो वीडियो देखनी है इंग्लिश की एक्टिव एंड पैसिव वाइज की। तो उससे आप लोगों का एक्टिव एंड पैसिव वाइज का जो कंसेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा, आप लोगों को डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा, इसको समझाऊंगा नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बाय होम वर यू टॉट उर्दू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द फर्स्ट पर्सन हाउ काउंटेड द आयात वर्सेस ऑफ कुरान, यानी कुरान मजीद की आयात को शुमार करने वाला पहला शख्स कौन था। तो इसका राइट आंसर है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सबसे पहले कुरान मजीद की आयत को शुमार किया था, गिना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल सत्तार ईदी पास्ट अवे इन विच ईयर, यानी अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल किस साल हुआ। तो इसका राइट आंसर है 2016 को। 2016 को अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो नेशनल ट्री है ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ड्योडार। बी ऑप्शन राइट है। ड्योडार पाकिस्तान की नेशनल मतलब दरख्त का नाम है ड्योडार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब है कि चीज़ें हैं मतलब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की नेशनल चीज़ों के बारे में, जैसा कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल जो फ्रूट है पाकिस्तान का मैंगो। नेशनल फ्रूट पाकिस्तान का मैंगो, लेकिन ये समर में मैंगो है नेशनल फ्रूट, और विंटर यानी सरमा में गावा है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, गावा। तो नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल फ्लावर जासमीन, और नेशनल जो गेम हॉकी की है, नेशनल बर्ड चकोर है। नेशनल बर्ड चकोर, नेशनल रिवर है अंडस रिवर, और नेशनल ड्रेस है शलवार कमीज़, और नेशनल जो मैरीन मैमल है वो है अंडस ब्लाइंड डॉल्फिन नेशनल मैरीन मैमल है। तो नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है पाकिस्तान की। तो नेशनल ट्री ड्योडार, और नेशनल जो मोटो है पाकिस्तान का यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।